नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, ये पेपर एनवीएस का यानी नवोदय विद्यालय समिति का है और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का पेपर है जो अभी रिसेंटली 8 मार्च 2022 को हुआ है। एक ही पेपर हुआ था इस दिन। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित इसमें कुल 60 क्वेश्चन है और ऑफिशियल आंसर की है सभी प्रश्नों के उत्तर साथ में दिए हुए हैं। हम कारण सहित प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको उत्तर बताएंगे कि इसका ये आंसर क्यों आया। आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके हमें आप अपने उत्तर ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है, पेड कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, एक मोस्ट इफ़ेक्टिव कोर्स आपको यहाँ मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारा ऐप पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जो छोटी यूनिवर्सल मोटर होती है उसकी एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है। दोस्तों, छोटी यूनिवर्सल मोटर का मतलब यहाँ पर जैसे बहुत छोटी मोटर, जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा 1/2200 HP तक की मोटरें भी बन सकती है, तो इसी रेंज की मोटर की बात कर रहा है। और मोटरें जितनी छोटी होती है एफिशिएंसी भी उनकी उतनी कम होती जाती है, ध्यान रखना। यानी अगर पेपर में आपसे कोई सवाल पूछे किसी मशीन में दक्षता का उसके आकार के साथ, तो जनरली ये मानते हैं कि अगर साइज़ बड़ा होगा, कैपेसिटी बड़ी होगी, तो उस मशीन की दक्षता तुलनात्मक रूप से अधिक होगी। यानी आकार तुलनात्मक रूप से छोटा होगा तो उसकी रेट के साथ, यानी जैसे किलोवाट भी कम हो गया तो फिर एफिशिएंसी भी कम होगी। जनरली छोटी मशीन की दक्षता जो है वो 20 से 30% होती है और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में यदि प्रति फेज आर्मेचर के रेजिस्टेंस को नगण्य माना जाए तो उसका आंतरिक कोण कितना होगा। इंटरनल एंगल सिंक्रोनस मोटर में वास्तव में पावर एंगल से ही लिया जाता है। जनरली सिंक्रोनस मोटर में इसको पावर एंगल ना बोल करके टॉर्क एंगल बोला जाता है और अल्टरनेटर के मामले में इसे पावर एंगल बोलते हैं। ये साइन की वैल्यू के साथ होता है और साइन 90 का मान जो है वो इकाई होता है, हम सब जानते हैं। तो कहते हैं कि टॉर्क इस समय मैक्सिमम होता है, इसलिए अधिकतम टॉर्क होगा, क्योंकि अगर आर्मेचर का प्रतिरोध नगण्य होगा तो कोई ड्रॉप नहीं होगा और मशीन जो है वो मैक्सिमम टॉर्क हमें दे सकेगी। और अधिकतम टॉर्क के लिए शर्त होती है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। थोड़ा सा अधूरा लिखा क्वेश्चन इन्होंने, टॉर्क एंगल की बात करते तो शायद कुछ बच्चे इसका सही आंसर और कर पाते। अगला जो सवाल है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको चिन्ह दिखाया गया है, किस प्रकार के मापी यंत्र है। तो PMMC प्रकार का ये मीटर है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसको बोलते हैं। और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसका सिंबल इस तरह से होता है, M और I टाइप का। डायनेमोमीटर में क्रॉस मैच इस तरह से करवाकर आपको यूं दिखा सकता है, वो ऐसे लाइन के रूप में, है ना। जनरली इन 3-4 के ही सिंबल आते हैं। रेक्टिफायर टाइप वाले का अगर आए तो इसी के साथ नीचे डायोड का सिंबल और बना हुआ होगा, बाकी ज़्यादा डिफरेंस इनमें होता नहीं है। अगला सवाल है कि रीड टाइप रिले जो होती है उसके कॉन्टैक्ट प्रतिरोध को न्यूनतम रखने के लिए कॉन्टैक्ट किसके बने होते हैं। ये बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन निम्मी की बुक से स्पष्ट इन्होंने उठाए थे। लैचिंग रिले, रीड रिले, थर्मल रिले, इस तरह की इम्पल्स रिले जैसे आवेग रिले है, कई सारे क्वेश्चन इन्होंने दिए थे इस तरह से। तो सोना या रोहिडियम नाम की जो मेटल्स होते हैं उनके कॉन्टैक्ट बनते हैं। जनरली बच्चों का ध्यान कॉन्टैक्ट पॉइंट देखते ही कार्बन और चांदी की तरफ गया होगा, बट ये ऑफिशियल है और बिल्कुल सही है। निम्मी की बुक में भी यही दिया हुआ था, इसी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल है, नियॉन साइन लैंप में जो नियॉन ट्यूब होती है उसमें दाब जो नियॉन गैस होती है उसका प्रेशर कितना रहता है।
वायुमंडलीय दाब का 3 से 20 mm दाब के आसपास उसमें रखा जाता है। और ये भी पूरा एज इट इज़ बुक में से ही लिया था मैंने, पहले भी शायद ये क्वेश्चन आपको करवाया था एक बार। इलेक्ट्रिशियन के लिए सोल्डर का सही जो रेशियो होता है वो कितना है, तो 60-40 है। टिन और शीशे का मान रखते हैं और ये बिल्कुल इस बच्चे का भी सही है ना, जिसकी आंसर की है उसका भी ये सही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट वैसे भी आपको है क्या। सोल्डर के लिए टिन और लेड में सबसे परफेक्ट रेशियो यही मानते हैं। और टिन की मात्रा जो है वो हम जनरली ज़्यादा रखते हैं क्योंकि टिन नरम धातु होती है। अगला सवाल हमारा है कि किसी सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है और बैंड विड्थ 20 किलोहर्ट्ज है, उसके क्यू यानी क्वालिटी फैक्टर की गणना कीजिए। दोस्तों, सीरीज सर्किट में जब सर्किट रेजोनेंट हो और क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे बैंड विड्थ। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आपको 1 मेगाहर्ट्ज दिया था, तो इसमें अगर आप मेगाहर्ट्ज को कन्वर्ट करते हैं तो 1 की पावर 6 आता है। और बैंड विड्थ जो है वो 20 किलोहर्ट्ज दिया था, किलो में 10 की पावर 3 होती है। 3 यहाँ से कटेगा, कैलकुलेशन करोगे 1000 में 20 का भाग दोगे तो उत्तर आता है 50। यानी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं थी। अगर समय पर सही फॉर्मूला आपको याद आ गया तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी क्या। अगला सवाल देखिए, ये ठीक है और इसे पूरा समझना जरूरी भी हो जाता है। कहता है कि तांबे की चालकता एल्यूमिनियम की चालकता से अधिक होती है। बिल्कुल सही है। कितनी अधिक होती है तो मैं बताता हूँ, लगभग 40% ज़्यादा चालक होता है। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिवली कॉपर की अपेक्षा एल्यूमिनियम जो होता है वो लगभग 61% ही चालक होता है। एक्चुअल डाटा है ये 60.60%। यानी अगर हम कंपैरिजन करवाएं तो वो हमें ये कहना चाह रहा है कि समान मोटाई पर अगर कॉपर तार 10 एम्पीयर करंट लेकर जाता है तो एल्यूमिनियम तार 6 एम्पीयर करंट ही लेकर जाएगा। और अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गया तो फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे कि एल्यूमिनियम का घनत्व तांबे के घनत्व से अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये? क्योंकि अभी हमने देखा, मान लीजिए 10 mm² मोटाई है और कॉपर 100 एम्पीयर करंट लेकर जा रहा है, तो उसी 10 mm² मोटाई पर एल्यूमिनियम जो है वो 61 एम्पीयर करंट ही लेकर जाएगा। अब आप डेंसिटी निकाल लीजिए किसका आता है, मतलब कि कम क्षेत्रफल में जो ज़्यादा धारा लेकर जा रहा है घनत्व उसका ज़्यादा होगा। यानी एल्यूमिनियम की अपेक्षा तांबे का घनत्व ज़्यादा होता है, ना कि एल्यूमिनियम का अधिक होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो सही हो गया और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो गया। डी उत्तर इसमें बिल्कुल सही है और ये ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा, मैंने पहले भी बताया था। और वज़न के मामले में भी ध्यान रखना, मैंने बताया हुआ है। अगर आप कॉपर के वज़न और एल्यूमिनियम के वज़न का रेशो निकालते हैं तो ये रेशो आएगा 2, या एल्यूमिनियम बटे कॉपर का रेशो निकालते हैं तो ये आएगा 0.5। यानी कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से काफ़ी हल्का होता है। आप इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी थी। फ्रीक्वेंसी और पोल दिया हुआ था, तो सिंक्रोनस गति के लिए फॉर्मूला होता है F × 120 अपॉन पोल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और पोल 12 है, 500 RPM उत्तर आ रहा है। और ये तो आप सभी का सही हो रहा होगा बिल्कुल। ये जिनकी आंसर की है उनका भी बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि ये आपका सवाल जो है वो सही होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि SCR के संबंध में निम्न में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। देखो, अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये खुद ही बताएगा कि गलत कौन सा है। सबसे पहला कि हम इसे रेक्टिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। SCR को फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। 3 टर्मिनल होते हैं, 4 परत होती है, 1 दिशीय युक्ति है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद देखो 4 नंबर पढ़ेंगे पहले कि एक बार SCR अगर ऑन हो जाता है तो गेट सिग्नल का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। ये भी हमने कितनी बार पढ़ा है। तो फिर एक ही ऑप्शन बच गया
कि होल्डिंग करंट जो होती है वो लेचिंग करंट से ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। होल्डिंग धारा का मतलब है वह करंट जिस पर वो होल्ड करके रहे, तो लेचिंग धारा थोड़ी सी अधिक होती है। लेचिंग धारा होल्डिंग धारा में +1 का मान होता है। सी उत्तर है यहाँ पर। होल्डिंग धारा जो है वो लेचिंग धारा से थोड़ी कम होती है, लेचिंग धारा अधिक होती है। अगला सवाल बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ये तो बार बार आप करते आए होंगे। कैपेसिटर की कैपेसिटी पूछी थी जहाँ आपको Q और V का मान दिया हुआ था। आवेश 0.5 और वोल्टेज का मान 25 वोल्ट दिया हुआ है। जब आप कैलकुलेशन करके मिलान करेंगे तो उत्तर आएगा 0.02 फैराड, है ना। ये बिल्कुल सही उत्तर है और ठीक ठाक क्वेश्चन है। सेमी इनडायरेक्ट है, यानी अप्रत्यक्ष नहीं, अर्ध अप्रत्यक्ष है। तो इसमें अधोमुखी दिशा में, अधोमुखी दिशा का मतलब है नीचे की ओर, मतलब अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड में 10 से 40% आएगी। जो डायरेक्ट लाइटिंग होती है उसमें सामने की दिशा में 90 से 100% होता है। ठीक है, तो ये 4-5 तरह की लाइटिंग होती है। मेन 4 का ही ध्यान रखो आप: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष, अर्ध अप्रत्यक्ष। इन चारों का अगर आप याद रखेंगे तो शायद आपको ये क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन धारा के ऊष्मीय प्रभाव का एक उदाहरण है। हीटिंग इफेक्ट जो है वो विद्युत लैंप, हालांकि थोड़ा कम लिखा है इन्होंने, और इंग्लिश की तरफ आप देखें तो शायद ज़्यादा समझ पाते। इनकेंडिसेंट लैंप है, ये उदीप्त लैंप है एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद में देखो विद्युत लेपन, धातु रिफाइनरी और बैटरी आवेशन, ये सारे के सारे धारा के रासायनिक प्रभाव है, या यूँ कहें कि रासायनिक सिद्धांत है। अगला सवाल, किसी सजावटी डेकोरेटिव सीरीज लैंप में 5 वोल्ट के लैंप लगाने हैं 230 वोल्ट सप्लाई पर। देखो इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा दिया है। केवल 230 वोल्ट सप्लाई पर 5 वोल्ट लैंपों के हिसाब से 46 लैंप कर दिया। हालांकि इन्होंने जो 5% एक्स्ट्रा लैंप लगाते हैं वो नहीं लगाए। लगभग 2 से 2.5 लैंप एक्स्ट्रा और बनते हैं। वैसे इसका सही उत्तर जो है वो 48 लैंप होना चाहिए था, 48, क्योंकि हम 5% लैंप जो है वो एक्स्ट्रा लगाते हैं, जिसका इन्होंने कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं। ए सीरीज़ की आग बुझाने के लिए वाटर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फोम टाइप जो है वो बी के लिए काम में ले लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ जाती है काम, बहुत जगह काम में ले लेते हैं हम, अलग अलग होती है। लेकिन ए श्रेणी के लिए सबसे अधिक प्रभावित जो है फिर वो वाटर ही करना है आपको। और मानव शरीर में कान से कान के बीच प्रतिरोध कितना है, तो 100 ओम होता है दोनों कानों के बीच में प्रतिरोध। इसी तरह से हाथ से हाथ के बीच में है तो लगभग 400 से 600 के बीच है। शुष्क त्वचा हो तो 1 किलो ओम है, और सूखी त्वचा है तो 100 किलो ओम से 600 किलो ओम तक रहता है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन प्राइमरी सेल नहीं है। तो आई थिंक ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्राथमिक सेल निकिल आयरन नहीं है ना, निकिल आयरन एक सेकेंडरी सेल है। बड़ी विशेषता क्या है, यांत्रिक रूप से सबसे अधिक मजबूत सेल निकिल आयरन ही है। आंतरिक प्रतिरोध इसका समय के साथ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, और आपेक्षिक घनत्व चार्ज और डिस्चार्ज दोनों में इसका कांस्टेंट रहता है, ये इसकी ज़्यादा बड़ी विशेषता है। अगला सवाल, विद्युत इस्त्री में अपर्याप्त तापन का कारण नहीं हो सकता है। देखो अपर्याप्त तापन का मतलब है कि पूरी हीट नहीं दे पा रहा है, वो दे तो रहा है लेकिन पूरा नहीं दे रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर फ्यूज ओपन हो गया तो फिर कोई ऊष्मा देगा ही नहीं। ऊष्मा का मान कितना होगा, 0। देखो थर्मोस्टेट गलत सेटिंग करेगा तो टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, वोल्टेज कम होगी तो होगा, थर्मोस्टेट में फॉल्ट होगा तो भी होगा। लेकिन विवर्त फ्यूज का मतलब है ओपन फ्यूज। अगर फ्यूज ही खुल गया तो वो हीट देगा ही नहीं ना, उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा शून्य होगी, कम थोड़ी हुई। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक 300 डिग्री से कम, और हार्ड सोल्डर का, जिसको स्पेल्टर भी बोलते हैं अपने, 300 डिग्री से अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार भवन में प्रयुक्त लो और मीडियम वोल्टेज की जो लाइन होती है उनमें वर्टिकल क्लियरेंस कितना होना चाहिए। पूरा सिंपल सा है कि वो जो लंबवत ऊर्ध्वाधर है वो कम से कम 2.5 मीटर का होना चाहिए लो और मीडियम वोल्टेज की जो
लाइन होती है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही रहेगा। अगला सवाल है कि सेलमय, यानी सेल यहाँ अपन बोल रहे हैं कोशिका टाइप्स जो होती है, वो बात कर रहा है अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए मिट्टी की बात कर रहा है एक तरह से, कि जब पाइप इलेक्ट्रोड को झुकाकर उसमें गाड़ा जाता है तो पाइप का कोण से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी इन्होंने पूरा एकदम निमी की बुक से ही लिया है और ये स्टैंडर्ड उसमें दिया हुआ है 30 डिग्री का। वो ये कह रहे हैं कि अगर वर्ताकार पाइप इस तरह से पूरा नहीं आता है तो आप पाइप को एक झुकाव कोण के साथ लगा सकते हैं और वो झुकाव कोण जो है वो यहाँ 30 डिग्री का हो, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन अपना यहाँ सही रहेगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन डीसी मोटर का उपयोग बहुत कम होता है, यानी कौन सी ऐसी डीसी मोटर है जिसका कोई उपयोग हम करते ही नहीं है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड, हिंदी में विभेदीय मिश्रण मोटर इसको कहा जाता है, क्योंकि इस मोटर की फुल लोड पर गति जो होती है वो अव्यवहारिक होती है, यानी गति हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए और हो सकता है कि स्पीड 0 भी हो जाए। इसलिए अव्यवहारिक स्पीड के कारण हम इस मोटर का कोई उपयोग नहीं करते, जबकि बाकी सभी डीसी मोटरों का उपयोग हम आवश्यकता अनुसार करते आए हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस डिवाइस का विश्लेषण दो विपरीत समांतर संयोजित SCR से किया जा सकता है? तो वो होता है ट्रायक, क्योंकि अगर आप SCR को देखें ध्यान से तो SCR का सिंबल यूँ होता है, एक गेट टर्मिनल निकलता है। तो ट्रायक जो होता है ना, ये विपरीत समांतर में जुड़े हुए दो SCR की भांति होता है। सिंपल क्वेश्चन था और आई थिंक ये आपका सही हुआ होगा। हाँ, ये इस बच्चे का भी सही है जिसकी भी आंसर की है। अगला सवाल, डीसी शंट मोटर के लिए यदि आर्मेचर प्रतिक्रिया उपेक्षित है, उपेक्षित मतलब इग्नोर करना है, उसको छोड़ देना है, तो टॉर्क और आर्मेचर धारा विशेषता का ग्राफ कैसा होगा? देखो, अगर फ्लक्स नहीं मानते हैं तो हम सब जानते हैं कि डीसी मोटरों का टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। तो ये कहता है कि ये ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा में होगा, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन भी कहाँ से निकलेगी? 0 से निकलेगी, क्योंकि एकदम समान अनुपात में मानते हैं। फ्लक्स के कारण टॉर्क को समझना ही नहीं है आपको केवल ये देखना है कि आर्मेचर धारा कितनी है। तो मूल बिंदु से एक स्ट्रेट लाइन इसके लिए निकलेगी। ए ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। अगला सवाल, मिरर स्केल की सहायता से मापी यंत्रों में किस प्रकार की त्रुटि का उपयोग करते हैं? देखो, एक मापी यंत्रों में एरर आता है, वो कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका देखने से एरर आ जाता है। इसको पैरालक्स एरर के नाम से जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं लंबन त्रुटि। हालांकि ये पूरा पेपर जो है वो निम्मी की बुक से उठाया गया है, तो ये सेम लैंग्वेज आपको उसमें देखने को मिल जाएगी अगर आप बेसिक परिचय वाले चैप्टर को खोलते हैं तो लंबन त्रुटि बोलते हैं इसको, पैरालक्स एरर बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको दिखाई कैसे दे रहा है। स्केल 4 एम्पियर पर था तो क्या आपको 4 एम्पियर ही दिखाई दिया, कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गया हो। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि यूनिवर्सल मोटर की विशेषता कौन सी नहीं है? यूनिवर्सल मोटर का लो स्टार्टिंग टॉर्क है, यही नहीं है, गलत हो गया। ये कहते हैं कि यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उसके फुल लोड टॉर्क का 450% होता है। आई थिंक निम्न ना कहकर हम इसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क बोलेंगे। वज़न हल्का होता है क्योंकि छोटी मोटर होती है, आकार भी छोटा होता है मोटर का और हाई स्पीड होती है। एकमात्र यूनिवर्सल मोटर ही ऐसी है जिसकी स्पीड 3000 RPM से ऊपर हो सकती है, जबकि ऐसी कोई इंडक्शन मोटर नहीं है जिसकी गति 3000 RPM से ऊपर हो। क्या विशेषता है मोटर की? कि मोटर को AC DC दोनों सप्लाई पर हम इसे यूज कर सकते हैं। अगला सवाल, 29 इलेक्ट्रॉन वाले तांबे के परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो, तांबा हो या कोई और, पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। 2, 8, 18, 2n² वाला जो फॉर्मूला है ना, बस ये अप्लाई होता है हर जगह, इसी को अप्लाई कर दिया करो और आप इसमें उत्तर दे सकते हो। अगला सवाल, लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेट जो होती है ना वो 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं फोरे प्लेट और एक को बोलते हैं प्लांटे प्लेट्स, यानी निर्मित पट्टियाँ और स्वतः निर्मित। जो फोरे पट्टियाँ होती है ये एक तरह से स्वतः चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान होती है। ये लेड पर ऑक्साइड की होती है, PbO2 की इसमें जो है वो सक्रिय पदार्थ माना जाता है। 6 ओम का प्रतिरोध और 8 ओम का प्रतिघात है, इम्पिडेंस कितना आएगा? 10। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता करवाने की ज़रूरत है, क्या हमने बहुत बार आपको करवाया है।
जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर लगानी है और इसका अंडर करना है। 6 की स्क्वायर 36 आएगी, 8 की स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा और 100 का अंडर निकालेंगे तो 10 ओम आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, 4 पोल अल्टरनेटर में मैकेनिकल 30 डिग्री है तो इलेक्ट्रिकल कितना होगा। माय डियर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि टोटल इलेक्ट्रिकल देखो कितना है। टोटल इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल और उसमें भाग दे दो टोटल मैकेनिकल का। टोटल मैकेनिकल हमेशा फिक्स होती है 360 डिग्री। 180 इंटू 4 बटे 360 करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका उत्तर आ रहा है 2 डिग्री, या दो का आ रहा है, डिग्री हटा दीजिए, चलो 2, क्योंकि एक समान राशियों का अनुपात है। 2 गुणक घटक ये कह रहा है कि आपका एक मैकेनिकल डिग्री जो है वो 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर है। तो 30 मैकेनिकल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 यांत्रिक डिग्री के 60 इलेक्ट्रिकल के बराबर हो जाएगा। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने 30 क्वेश्चन ही करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन आए थे, तो बचे हुए 30 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस रखें, जब भी पार्ट अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।